तो पार्टनरशिप जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर आपको आना पड़ेगा। डन। हमने 3 तरह से पढ़ लिए थे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं भाई, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये क्या कहलाती है? कंपनी। हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप के मालिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पार्टनर्स को पार्टनर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज रिटन इन विच एक्ट? पार्टनरशिप। कंपनी के मालिकों को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं इनको? शेयर होल्डर बनने के लिए इनको ये क्या शेयर खरीदने पड़ेंगे। डन। और शेयर होता है क्या है? एक सिंपल सी रिसीट, शेयर सर्टिफिकेट बोला था हमने इसको। इसकी एक वैल्यू होगी फिक्स, एक 100 रुपीज़ हो सकती है, 10 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जो आप चाहो, जिस हिसाब से कंपनी चाहती है उस हिसाब से। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में ना, कोई बात नहीं, अलग से कर लेंगे ना। उस हिसाब से कंपनी इसका प्राइस डिसाइड कर सकती है। डन। क्या सोल प्रोप्राइटर शेयर इशू कर सकता है? पार्टनरशिप कर सकती है? सिर्फ कौन कर सकता है? कंपनी को अलाउड है शेयर इशू करना। इट मीन्स अगर शेयर्स का कंसेप्ट पूछा जाए तो सिर्फ किससे रिलेटेड हो सकता है? कंपनी से। किसी और बिजनेस से शेयर्स कोई लिंक नहीं हो सकता। डन। फिर हमने कहा कि ये पार्टनर्स होते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप कहलाता है पार्टनरशिप, मतलब एग्रीमेंट है। क्या है वो? एग्रीमेंट को, इसको डीड भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? डीड भी बोल देते हैं। ये हमने सब पढ़ लिया और हमने ये भी कहा कि इसे पार्टनरशिप हम कहा जाता है जो ये बिजनेस का चला रहे हों। एंड डाउट, यहाँ तक किसी तरह का डाउट है तुम्हें? हमने समझ लिया कि बहुत सारे बिजनेस में रूल्स गए हैं, वहाँ पर एक जैसे रूल्स को इकट्ठा करके कुछ एक्ट्स बना दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हमारे आसपास हैं। हमने सिर्फ 2 एक्ट की बात करी है, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। डन। आज पहले कौन सा पढ़ेंगे हम? हाँ, लिख लीजिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने बात करी थी कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में, है ना। एक एक करके क्वेश्चन उठाते रहेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि बुक कौन सी लेनी है और कॉपी कौन सी लेनी है ना, कैसे लेनी है। बुक तो तुम्हें पता है, टी एस गरवाल। बाकी तुम्हें दूसरी किसी तरह की कोई स्पोर्टिव बुक की ज़रूरत नहीं है ना। जो भी बुक्स अलग से पढ़ानी है, लाइक हम पढ़ाते हैं आर के बहल से कराएंगे, एग्ज़ाम आइडिया से करवाएंगे थोड़ा, और ABD शर्मा, SC शर्मा की आती है, उससे भी करवाते हैं, और कुछ 100% सक्सेस आता है। तुम्हें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही उसके नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे तुम्हें। जितना भी जो पार्ट हमें उसमें से पढ़ना है वो पार्ट तुम्हें प्रिंट करके हम दे देंगे। तुम्हें कोई बुक अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन। क्योंकि एक बुक अगर 500 की चला जाए तो 4 बुक्स होगी है, 2000 का खर्चा है फ्री में, हम एक ही खरीद के प्रिंट निकाल के दे देंगे तुम्हें। डन। ये तो रही बुक की बात। दूसरी बात है कॉपी की। कॉपी हर एक बच्चे को 2 तरह की चाहिए। एक एक कॉपी बारीक वाली चाहिए, लाइक इतनी मोटी, वो होगी सिर्फ नोट्स के लिए, ओनली नोट्स, है ना। जो हम यहाँ पे लिखवाएंगे वही नोट्स तुम लिखते रहोगे, बस बात खत्म। इसमें पूरी बुक के नोट्स आ जाएंगे तुम्हारे, जितनी भी तुम्हारी बुक्स हैं। नोट्स मैं तुम्हें बताऊंगा आज जितना का इतने का नोट्स लिखते हैं, ज़्यादा नहीं होते, पर लगानी पड़ेगी अलग। एक बुक को प्रैक्टिस के लिए, है ना। प्रैक्टिस के लिए कॉपी थोड़ी मोटी चाहिए क्योंकि ज़्यादा भर जाती हैं। है किसी के पास कोई मोटी सी कॉपी? अब ये तो बहुत मोटी है। हाँ, ये भी थोड़ी ज़्यादा होगी वैसे, कोई बात नहीं। पेजेस बस इस तरह के मोटा सा रजिस्टर आपको लेना है। दोनों का साइज़ A4 ही रहेगा,
साइज A4, मतलब ये वाला पेज A4 साइज का रहेगा, मोटाई अलग अलग होती है उसकी। डन। एक कॉपी लेते हुए ध्यान में रखना ज़रूर कि उसकी बाइंडिंग इस तरह से हो कि आप बीच में जाके कॉपी को बिल्कुल बीच में ऐसे खोल पाओ, जितने खुल रही है ना। कुछ कॉपियाँ में से, क्योंकि वो इस तरह से बाइंड होती हैं करी हुई, वो ऐसे ऐसे होती रहती हैं। सीधे समझ पा रहे हो? क्योंकि हमें अकाउंट्स के बनाने हैं नोट्स, अकाउंट्स बनाने हैं, हमें पूरा पेज कवर कर लेते हैं। हाँ ये तो बढ़िया बात नहीं, ये तो पिन पेज ही है, ये तो खुल ही जाएगा, ऐसे खुलती नहीं है, ये तो अच्छी है। मोटी वाली कॉपी में आती है प्रॉब्लम, ये इस कॉपी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो तो मोटी कॉपी थोड़ी सी, वो बीच में से खुलती नहीं है, फिर वो ऐसे खुल गई ना, ऐसे खुलती नहीं है वो पूरी। वो बाइंडिंग इस पिन वाली नहीं होती, वो ऐसी वाली बाइंडिंग होती है उनको, फिर ऐसे करने से वो ऐसे ऐसे होता रहता है बार बार। ये ध्यान में रखें आप कॉपी लेने से पहले। एंड डाउट, एक कॉपी मोटी चाहिए, एक कॉपी बारीक वाली तुम्हें 50-60 रुपए की आ सकती है तुम्हारी, वो पूरे साल तुम्हारे नोट्स के लिए रहेगी। जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी तुम ले लो, है ना, यहाँ नहीं तो कहीं और काम तो आएगी। डन। से पहले कौन सा एक्ट पढ़ना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा? जैसे हिमांशु ने लिखा है, आपको इस तरह के पेज पे, पूरे पेज पे नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। यहाँ पे लिखे नाम, ज़्यादा इस तरफ आ जाए, कोई चक्कर नहीं है, और पूरे शीट पे तुम्हारे नोट्स रहेंगे। यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे ख़त्म होंगे। डन। हर एक टॉपिक इसी तरह से चलेगा। कोई भी टॉपिक आप, या मैं बोल सकता हूँ कई बार बीच में, ऐसे नहीं स्टार्ट करना कि यहाँ से शुरू किया और इस पे करने लगे, फिर एक पेज पलट के तुम्हें आधा इस तरफ करना पड़ेगा, फिर वो नोट्स बढ़ जाएंगे, अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए। इस तरह से बनाने हैं नोट्स सारे। ज़्यादातर नोट्स हमारे यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ पे पूरे एक पेज पे ख़त्म हो जाएगा। तो तुम पूरा नोट्स ऐसे एक पेज पे पढ़ सकते हो फ्यूचर में जब तुम उसे रिवाइज करने वाले होगे। एंड डाउट, इसके भी इसी तरह से बनाने हैं। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या हमने पूरा एक्ट पढ़ना है? पूरा एक्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, उसमें ये लॉ लिखा है, वो कानून लिखा है, तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी। नहीं, हमने पूरा कानून नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ उसका वो वाला मैटर पढ़ना है जो अकाउंट्स के साथ रिलेटेड है। से यस और नो, किसके साथ रिलेटेड है? जो अकाउंट्स के साथ। तो पूरा एक्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस एक्ट में से क्या पढ़ते हैं? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। हमने सिर्फ ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग, डन, वही वाला पार्ट पढ़ेंगे हम उसमें से। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग को हम टोटल 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अभी या तो तुम थोड़ी वेट कर लो लिखने के लिए, है ना, क्योंकि अभी शायद क्या पता नोट्स कैसे बन जाएं, फिर तुम्हारी स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले देख लो कैसे आ जाएगा ना, आइडिया से हो जाए फिर लिखना स्टार्ट कर देना। पार्टनरशिप अकाउंटिंग को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या, किसी भी चीज़ को टोटल 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे ह्यूमन बींग्स, आम आदमी, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसको भी हम टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेज होनी चाहिए चाइल्डहुड, जन्म, ऐसे बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन, जन्म हुआ, दुनिया में नए नए आए, लड्डू बट रहे हैं, खुशी खुशी का माहौल है ना। पहली स्टेज तो वही रहेगी कि आप की बर्थ हुई और चल पड़ा काम नॉर्मली, मतलब खाया पिया, सोए, खाया पिया, दिन में जो काम करना वो भी कर लो। हिमांशु क्लियर है? वो पिछले से कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं हमें ना, पिछला जो रह गया ऐसा कर सकते हो तुम, पर ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, मतलब तुम्हें मेरे से समझना पड़ेगा, किसी दूसरे बच्चे से कुछ नहीं समझ सकते तुम, है ना, तुम्हें हमेशा मेरे से पूछनी पड़ेगी बात। हमारे पास लैपटॉप में रिकॉर्डेड रहती हैं क्लासेस, लाइक अभी उसी के लिए है वो, है ना। अब तुम अगर पहले आते तो तुम पहले लगा लेते वो वाली क्लास, सब समझाएंगे हम धीरे धीरे। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उससे पहले, अगली क्लास से पहले पहले कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि आके वो क्लास लगा लो, डन, लाइव क्लास में बैठने से पहले पहले,
जैसे शाम को लगा ली, रात को लगा ली, सुबह आके जल्दी लगा ली, नहीं आ पा रहे तो कह दिया सर मेरे को फ़ोन में दे दो या पेन ड्राइव में दे दो ताकि मैं घर लगा लूँ, ताकि वो अगली क्लास से पहले आप समझ लो कि क्या हुआ था। डन। इस तरह की फैसिलिटी रहती है हमारे यहाँ। हमने क्या कहा कि मनुष्य जीवन का सबसे पहला स्टेज क्या होनी चाहिए, क्या होती है, आपने जन्म लिया और नॉर्मल आपका काम चल पड़ा, मतलब आपने सारा दिन खाया पिया और सो गए, बस ये चलता रहता है। और जो एक्टिविटीज़ डेली रहती हैं, बड़ा होता रहता है, खाते पीते रहते हैं, और चाइल्डहुड उसके बाद भी नॉर्मली चलता रहता है काम। डन। इसी तरह से बिजनेस की भी सबसे पहले स्टेज यही है कि बिजनेस शुरू हुआ और फिर नॉर्मली चलता रहा। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर बिजनेस शुरू हुआ मतलब उसे क्या बोलेंगे हम? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तुमने इसका नाम दूसरा भी सुना हुआ है जो ज्यादा सुना होगा, फंडामेंटल। इंट्रोडक्शन या फिर फंडामेंटल। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमने बिजनेस करना शुरू किया, पार्टनरशिप करी, फैक्ट्री लगी, सब कुछ हो गया, और उसके बाद बिजनेस बड़ा नॉर्मल चल रहा है। जैसे वो मनुष्य था, मानव, खाया पिया सोया, वो काम कर रहा था नॉर्मली, जो भी और एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी, दिन की, पढ़ा, खेला कूदा, जो भी करना होता है, उसी तरह से बिजनेस भी नॉर्मल चल रहा है। स्टार्ट होने के बाद बिजनेस का नॉर्मल चलना क्या होता है? बिजनेस पहली तारीख से हम काम करना शुरू करेंगे, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाया जा रहा है, साथ साथ प्रॉफिट कमाते कमाते लास्ट डेट आ गया 31 मार्च। अब जितना भी प्रॉफिट कमाए हैं, वो जो उसके अलग अलग पार्टनर्स थे, मालिक, उनमें बांटा जाएगा। बात खत्म, प्रॉफिट बढ़ गया। फिर अगला साल स्टार्ट, फिर अगले साल में क्या किया जाएगा? फिर से प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमाते 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 फिर से क्या आ जाएगी? 31 मार्च। फिर से पूरे साल का टोटल लगाया जाएगा, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, किसमें? पार्टनर्स में। फिर नेक्स्ट ईयर की मेहनत, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फिर बंटवारा। ये बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ है या नहीं लाइफ? से यस और नो? यही नॉर्मल कोर्स है बिजनेस का कि आप पूरे साल मेहनत करो, प्रॉफिट कमाओ और लास्ट में आके बांट लीजिए, बस। अगर इस तरह से टॉपिक चल रहा है बड़े नॉर्मली, तो उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। मीन्स पूरे साल प्रॉफिट कमाओ और लास्ट में आके उसे बांट लो। डाउट है जी? ये है हमारी पहली स्टेज, फंडामेंटल। डन। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है? जब बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज आए। पहले बिजनेस नॉर्मल चल रहा था, पूरे साल मेहनत करी, लास्ट में प्रॉफिट कमाया और बांट लिया, है ना? हिमांशु कुछ तो बोला कर दो, मुझे लगता था तो बहुत बोलने वाला लड़का है। क्या होती है नॉर्मल स्टेज, बताओ बिजनेस की? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल स्टेज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पूरे साल मेहनत काम करेगा और लास्ट में आके प्रॉफिट को बांट लेगा। यही नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है या नहीं है बिजनेस की? डन। सेकंड स्टेज कौन सी होगी बिजनेस की? जब बिजनेस में नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा। जैसे मनुष्य जीवन की बात कर रहे थे हम, अगर वो खाए पिए सो जाए, रोज़ की रोज़ यही काम चलता रहे, पढ़ा खेला कूद, जो भी मैटर उसका, वो उसकी नॉर्मल लाइफ है। फिर उसके बिजनेस में, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। किस तरह का चेंज? मान लो कोई उसका एक्सीडेंट हो गया, तो है नहीं चेंज उसके लिए बहुत बड़ा, हाँ है ना? या फिर उसकी शादी हो गई, शादी भी एक्सीडेंट की तरह ही है, मतलब चेंज तो आ गया ना बहुत बड़ा। उसके बाद बच्चे होंगे, और चेंज आई जा रहे हैं। इन सब दुर्घटनाएं हैं शादियाँ ना, चलो ठीक है, इस सारी दुर्घटनाओं की वजह से उसकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आते रहेंगे। समझ में आई बात? इसी तरह से चेंजेस कहाँ आते हैं? बिजनेस में। जैसे पहले सिर्फ एक पार्टनर था,
2 होंगे, एक कहाँ से होगा? पहले सिर्फ कितने थे? 2 पार्टनर थे, एक था ए, एक था बी। अगर ये दोनों पार्टनर हैं तो इन्होंने क्या बना रखी होगी अपनी एक डीड, क्या बना रखी होगी? पार्टनरशिप। उसमें इनका नाम होगा और बहुत सारी चीज़ें लिख रखी होंगी कि कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्या नाम है, कहाँ पे ऑफिस होगा, सब कुछ है ना। हाँ, ए और बी हैं, उन्होंने डीड बना रखी है, उस डीड में सब कुछ लिखा हुआ है, किसका कितना शेयर है, कौन प्रॉफिट बांटेगा, किसको सैलरी मिलेगी, एवरीथिंग, सब कुछ क्या हुआ है? लिखा हुआ है, डन। पर अब ये बिजनेस को बड़ा करने के लिए मान लो सी को और एडमिट कर रहे हैं, अब सी भी आ रहा है इनके साथ साथ। अगर सी को एडमिट करना है तो सी का भी तो प्रॉफिट शेयर होगा, सी को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उसे भी उस डीड में शामिल करना पड़ेगा। अब इस डीड में इसको शामिल कैसे करें? बड़ा सिंपल सा तरीका हो सकता है कि ए और बी तो लिखा हुआ है, सी का भी नाम घुसा दो यहाँ, और बहुत जगह ए बी के कुछ बात करनी कर लो जाके। हाँ, यहाँ और भी बहुत कुछ लिखा होगा कि ये ऐसे प्रॉफिट बांटेगा, जगह ही नहीं है तो हम काट काट के कुछ ना कुछ ठीक कर देंगे इसको, एंड आउट। हमने उसमें घुसा के सी का नाम भी ऐड कर दिया। अब एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट बनाया हमने ई रिटर्न में, याद करो हमने कल बात करी थी, जिसके पास रिटर्न में नहीं था वो कोर्ट में नहीं सका बेचारा, अब रिटर्न में है तो अभी कोर्ट में जा सकते थे इसको लेके। पर इस तरह का जिसमें काटा पीटा कर दिया, मान लो इस तरह की डीड ये लेके गए, अब एक्चुअल में कोर्ट में कोई झगड़ा हो सकता है इनके पास, तो उन्होंने कहा सर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से ही काम करना पड़ेगा सब कुछ। जज देख रहा है उसको कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, ये क्या भाई मेरे तो समझ से बाहर है, तुमने तो काट पीट करके पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, और मैं क्या भरोसा करूं इसके ऊपर। मान लो सी गया कि सर मेरा प्रॉफिट नहीं दे रहे, कि देखो हमने इनको लिखा हुआ था, हो सकता है ना ऐसा। क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ पढ़ा रहा हूँ, हाँ पढ़ा रहा हूँ बोलते रहो, पानी पी रहा हूँ। हम बात कर रहे थे कि सी इस एग्रीमेंट को लेकर कोर्ट में गया कि देखो सर मेरे को इन्होंने कहा था कि इतना इतना शेयर देंगे, मना कर रहे हैं। तो जज ने ये क्या भाई बड़ा काटा पीटा कर रखा है। जज साहब कह रहे तू ही तो नहीं रात को इसको खुद काट के लिख दिया इसमें, और अब कह रहा है लाओ प्रॉफिट का हिस्सा, तो पूरा साल हो गया। मैंने इसको माने भी क्यों, इस एग्रीमेंट को इतना ज़्यादा काट पीट के अगर तुम ले जाओगे, क्या चलने वाला है कोर्ट में? ये तुम्हें पता है ना, चेक में छोटी सी भी कटिंग हो जाए वो चेक कैंसिल हो जाता, चलता नहीं वो। तुमने पूरे डीड में काट के, एक पेज थोड़ी ना होगा, काफ़ी सारे पेज होते हैं इसके, सब पेजेस पे तुमने काट के सी का नाम लिख लिया, चलेगा नहीं वो प्रूफ। सही सर नो? तो उन्होंने कहा ये गलत तरीका है भाई, गलत तरीका है, टाइप ही करवाने हैं पेजेस, दोबारा ही टाइप करा लो। तो सही तरीका क्या है कि इसको फाड़ के फेंक दिया जाए, एक नया बनाया जाए जिसमें ए का नाम भी हो, बी का नाम भी और
सी का नाम भी हो, आपको एग्रीमेंट को दोबारा बना लेना चाहिए। डन। इट मीन्स जब कोई एडमिशन होगी तो बहुत बड़ा चेंज हुआ पार्टनरशिप में, पुराने एग्रीमेंट को फाड़ के आपको दोबारा नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ये है हमारे बिजनेस की सेकंड स्टेज, जब बहुत बड़ा चेंज आता है। 2 पार्टनर से 3 पार्टनर हो गए, बिजनेस बड़ा हो गया ना, चेंज हुआ नहीं हुआ। इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, री मीन्स दोबारा बनाना। तो दोबारा ही तो बना रहे हैं पार्टनरशिप को, पहली वाली को फाड़ के। पार्टनरशिप मीन्स वो डीड, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप मीन्स एग्रीमेंट को फाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम? रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? क्या नाम सही है गलत है? रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बनाना। एंड आउट। अच्छा, जो ये बिजनेस है सारा का सारा इस डीड के बेस पे तो चलता है ना। इस डीड को बाय लॉज भी बोलते हैं। लॉज मीन्स कानून, वो वाले कानून या वो वाले नियम, रूल्स जिनके बेस पे पार्टनरशिप चलती रहेगी। एंड आउट। वो वाले रूल्स, वो वाले नियम फाड़ के दोबारा बनाए जा रहे हैं, फाड़ के। इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, कानून। तो यही तो कानून है, यही संविधान है इसका। तो इसे बोला जा सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अपने नियम, संविधान जो भी है उसको सारे को दोबारा बनाया जाना। इज देयर एनी डाउट? इसको कहा जा सकता है बिजनेस का बहुत बड़ा चेंज। अच्छा, चेंज जरूरी नहीं है सिर्फ इसी वजह से हो। हाँ बिल्कुल सही, कोई और रीजन भी हो सकता है। मान लो पहले थे ए और बी और सी, तो ए बी सी का नाम लिखा हुआ है। डन। हर जगह सी सी का नाम लिखा हुआ है। अब सी चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं। सी चाहता है कि मैं रिटायरमेंट मैं रिटायर हो जाऊं। हमने कहा जा भाई, अगर तू जाने चाहता है। तो हमारा जो बिजनेस बड़ा था उसमें से एक बंदा चला गया, 3 टोटल मालिक थे, कितने मालिक रह जाएंगे? अब 2। तो बिजनेस में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो बहुत बड़ा चेंज है नहीं बिजनेस के लिए? बिल्कुल है। फिर से वही तरीका, अगर सी चला गया तो जहां जहां डीड में सी का नाम लिखा था, आइए काटते रहे हम। क्या तुम्हें लगता सही है ये? फिर से नहीं चलेगा। अगर हम बाय चांस कोर्ट में चले जाएं, इसको लेकर चले, क्या है? फिर से फाड़ के दोबारा बनाओ। टाइप ही करवाना है, दोबारा टाइप करवा दो। अब जो नया बनेगा उसमें सिर्फ किसका नाम रहना चाहिए? ए और बी का। ये सही भी है, साफ सुथरा दोबारा बन गया। डाउट? इसको भी क्या कहेंगे हम? रिकंस्ट्रक्शन मीन्स दोबारा बनाना, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज को दोबारा बनाना? हाँ, पार्टनरशिप डीड, या इसे एग्रीमेंट बोल सकते हैं। एग्रीमेंट को फाड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। इज देयर एनी डाउट? अच्छा, यहां तो इसने सोच समझ के पर्सन ने रिटायरमेंट ली है। कई बार बिना सोचे समझे भी हो जाती है रिटायरमेंट, जो भी तुम बोल रहे थे। हाँ, डेथ होगी, बेचारा घर से निकला पूरा तैयार हो, गाड़ी में ऑफिस पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में डेथ होगी, है ना। तो उसे कहा जा सकता है वो रिटायरमेंट जो हमारी प्लानिंग से नहीं हुई, अपने आप ही होगी। पर्सन तो चला गया, पर्सन तो सी तो फिर भी चला गया। अब फिर से वही हमारे पास ऑप्शन, या तो आप सी का नाम काट दो हर जगह से, पर वो चलेगा नहीं। मैंने तुम्हें बताया कोर्ट में उसकी वैल्यू नहीं रही। फिर से क्या करना पड़ सकता है? दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर से उसको बताइए, हमने कितनी कंडीशंस पढ़ ली, ऐसी सिचुएशन पढ़ ली जिनकी वजह से हमें एग्रीमेंट को फाड़ के दोबारा बनाना पड़ रहा है।
3, कितनी पढ़ ली हमने? 3। रीजंस बोल सकते हैं इनको, रीजन भी बोला जा सकता है, रीजंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन करने के कौन सी या सिचुएशन कौन कौन सी है? डन। सबसे पहली सिचुएशन कौन सी है जिसकी वजह से हमें फाड़ के दोबारा बनाना पड़ा? ये क्लियर हो तुम्हें हिमांशु? क्लियर हुआ? नहीं लिखना नहीं अभी, तो सोच क्या रहा है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, क्या ये तुम्हें समझ में आया? जब 2 पार्टनर थे, तीसरे को एडमिट किया जा रहा है, तो हमें ये एग्रीमेंट दोबारा फाड़ के बनाना पड़ेगा। इसे बिजनेस के लिए बहुत बड़े चेंज के रूप में देखा जाता है। तब हम इसी चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो उसे हम रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन होता है कानून, नियम, संविधान। हम उसे दोबारा बना रहे हैं, इसलिए इसको कह दिया गया रिकॉन्स्टिट्यूशन। डन। पहला रीजन कौन सा है इसके लिए? क्या लिख रहे हैं हम? एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। डन। दूसरा रीजन क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसने बुरी प्लानिंग के साथ रिटायरमेंट कर ली। रिटायरमेंट ऑफ। तीसरा रीजन क्या है? डेथ ऑफ पार्टनर। मैंने समझा दिया तुम्हें, हमारे लिए रिटायरमेंट में और डेथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो हमने सोच समझ के करी है, ये बिना सोचे समझे हो गई। हाँ, घर वालों को दुख है वो अलग बात है, पर हम अकाउंट्स में तो इनमें डिफरेंस नहीं कोई दिखा सकते ना ज़्यादा। हमारे लिए दोनों एक जैसी ही सिचुएशन होंगी। डेथ ऑफ पार्टनर। डन। पार्टनर आया, चला गया, और ये भी चला गया परमानेंटली। इनके अलावा जरूरी नहीं है कि कोई आए और कोई जाए तभी एग्रीमेंट को दोबारा बनाया जाएगा। मान लो ये ABC हैं और इनके बीच की रेशो डिसाइड हो रखी है 5, 3, 2 और बहुत कुछ लिखा होगा। डन। अब इसको, इस एग्रीमेंट को चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है, वैसे तो हमने सिचुएशन पढ़ लिया कि एडमिशन होगा तब भी चेंज होगा, रिटायरमेंट होगी तब भी चेंज होगा, डेथ होगी तभी। हिमांशु तो बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई। मार्च में अभी तुम्हें पढ़ना कैसे है? अभी तो तुम्हारी प्री क्लासेस हैं। प्री क्लासेस मीन्स तुम मेरी बात सुन कैसे रहे हो, जवाब कैसे दे रहे हो, करना क्या है, कॉपी पे नोट्स कैसे बनने हैं, रिवीजन क्या, अभी तो वो वाली क्लासेस हैं तुम्हारी, है ना? तेरा मेरे को ज़्यादा जवाब चाहिए, इसलिए मेरे को लग रहा है इंटेलिजेंट लड़का आ गया हमारी क्लास में। जय माता दी। और तू बोल नहीं रहा, बताओ। कम से कम तुम्हारी तरफ से एक साउंड तो सुनना ही चाहिए। यस सर, नो सर। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं जी बोलने जा रहा, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? ट्राई करो, बोलो यस सर। अरे बोला 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 पे लड़का। और ट्राई करो, नो सर। बस बस, और क्या, और क्या चाहिए मेरे को, है ना? हाँ, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यस सर नो सर बोलो, है ना? तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी, है ना? ABC 3 पार्टनर हैं। हमने कहा जरूरी नहीं है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ही हो तभी एग्रीमेंट को चेंज किया जाए, वो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं।
तो इन्होंने डिसाइड कर लिया। सी एक्चुअली क्या है, सी बड़ा शरीफ सा है, उसको सबसे कम शेयर दिया जाता है। अब किसी ने उसके कान भर दिया कि देख तू तो बेवकूफ़ बना रहे, तेरे को तो सारा काम तू करता है, सब कुछ तू करता है, फिर भी तेरा प्रॉफिट में शेयरिंग कम है सबसे। वो आगे एक दिन फूट पड़ा, फिर मैं नहीं मानता, अब या तो पार्टनर मेरे को रखना है तो बराबर शेयर दो, वरना मैं चला तुम संभालो। बाकी दोनों को टेंशन होगी, भी काम तो सारा यही करता है भाई, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो आते ही नहीं है। चलो ठीक है, जब तक लूटते रहे लूट लो। अब अगर वो जाग गया तो मान जाते हैं, कोई बात नहीं भाई, तेरे को बराबर शेयर दे देंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है भाई, सबका क्या होगा, बराबर शेयर होगी। क्या होगा सबका? 1:1, किसी का कम नहीं होगा, किसी का ज़्यादा नहीं होगा। अब फिर से हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसे काट काट कर एक कर दिया जाए, और भी कई जगह लिखा हो सकता है ये, पर चलेगा नहीं है, कोर्ट में दिक्कत आ जाएगी फिर से। इसकी बजाय क्या किया जाए, नया ही बना लिया जाए, एग्रीमेंट को नया ही। तो ये है हमारे पास फोर्थ सिचुएशन, जहां पे हमें क्या करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्शन। डन। इसको कह जाएंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो, उसमें चेंज आ गया, उसी में चेंज आया ना कोई पार्टनर आया, ना कोई पार्टनर गया, ना किसी की डेथ हुई, तो हुआ क्या, वो रेशियो में चेंज आ गया। हाँ हिमांशु बहुत अच्छे, तो रुला देगा मेरे को जब तू बोलता है, बहुत अच्छा बोलना चाहिए ना। इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को प्यार से PSR बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? PSR। PSR मीन्स प्रॉफिट, शॉर्टकट में लिख दिया, तो ऐसे भी चलाया जा सकता है। बहुत अच्छे। बताइए कितनी सिचुएशन पढ़ने जिनकी वजह से एग्रीमेंट को फाड़ के दोबारा बनाना पड़ता है, जिसे रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। 4 सिचुएशन। पहली सिचुएशन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा दोबारा, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चेंज है, दिस इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 2 रिटायर, पार्टनर चला गया, फिर से एग्रीमेंट फाड़ो दोबारा बनाओ। नंबर 3 सेम है, पार्टनर चला गया, एग्रीमेंट फाड़ो दोबारा बनाओ। नंबर लास्ट चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही चेंज आ गया, ना कोई आया ना कोई गया, एग्रीमेंट फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। एंड डाउट कितनी स्टेजेस पढ़ ली हमने, स्टेजेस कितनी पढ़ ली हमने, वो सिचुएशन सही है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। कितनी स्टेजेस पढ़ ली हमने टोटल? 2। पहली स्टेज कौन सी थी? फंडामेंटल, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बड़े नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, पूरे साल कमाओ बांट लो, पूरे साल कमाओ बांट लो। 2 थे बंदे और 2 ही चले जा रहे हैं। फिर दूसरी स्टेज आई, बिजनेस बड़ा होगा, नहीं क्या होगा, बड़ा होगा तो पैसा चाहिए, चेंजेस आ रहे हैं उसमें, वो चेंजेस वाला हमने पढ़ लिया रिकंस्ट्रक्शन। या तो एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ या फिर P डिनोट्स फॉर पार्टनर। P का मतलब है डन। जितने चेंज आने थे आ लिए। अब है बिजनेस की लास्ट स्टेज। बिजनेस की लास्ट स्टेज, कैंसर की नहीं कह रहा था मैं, लास्ट स्टेज से कुछ याद आ जाता है। अब है लास्ट स्टेज, बताओ कौन सी? डेथ। डेथ नहीं एक्चुअली, बिजनेस की डेथ। हाँ, लास्ट स्टेज कौन सी होगी? बिजनेस जितना चलना था चल लिया, अब बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद। क्या हो जाएगा बिजनेस? अब देखो कोई ना कोई जो बिजनेस चल रहे हैं कभी ना कभी तो बंद होते हैं। डन। ऐसा नहीं है कि और धरती जब से बनी तब से कोई बिजनेस चल ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, बिजनेस बंद हो जाते हैं। जैसे मोबाइल वाला, पहले कीपैड वाली कितनी फैक्ट्रियाँ थी, बनाते थे, अब वो बंद हो ली। आज एमटी बंद हो रही है, मतलब कीपैड वाली फैक्ट्री बंद हुई है, कंपनी का नाम बदल गया, कंपनी तो सेम ही चली जा रही है, पर वो मशीनें तो बेच दी गई ना। और बहुत सारी, पहले वो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनता था, बंद। अब फिर रंगीन, अब रंगीन टीवी बंद, अब तो वो बनती है LED LCD। एंड आउट। तो जब बिजनेस बंद हो जाएगा, वो है बिजनेस की लास्ट स्टेज, मीन्स थर्ड स्टेज, उसे बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? डिसोल्यूशन होता है बंद हो जाना, सीजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बंद हो जाना, बिजनेस क्लोज डाउन। सारी एसेट बेच के जिनके पैसे देने हैं सबके पैसे भी वापस कर देंगे,
सारी फैक्ट्री बेच देंगे, फर्नीचर सब जमीनें सब बिक जाएंगी। अब डन, बिजनेस ही बंद हो गया। ये है हमारी थर्ड। अच्छा, जब बिजनेस बंद हो गया तो सब कुछ ही खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया। इसे हम अगर पूरा बोलें तो लिखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तुम सिर्फ डिसोल्यूशन लिख के भी छोड़ सकते हो, मैंने वैसे ही लिख दिया। इसे ऐसे भी कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस, फैक्ट्री ही बंद हो गई। एंड आउट, डिसोल्यूशन खत्म होना। यहां पे भी कुछ खत्म हो रहा था, बताओ क्या खत्म हो रहा था यहाँ पे? क्या खत्म क्या हो रहा था? पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या खत्म हो रहा था? दोबारा बोलूं मैं? यहां भी तो एग्रीमेंट खत्म करके दोबारा बनाते थे, तो इसको भी कहा जा सकता है डिसोल्यूशन। पर डिसोल्यूशन बिजनेस तो नहीं बंद हुआ, सिर्फ क्या खत्म हुआ था? एग्रीमेंट। तो इसे कहा जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ। और इसे क्या कहा जा सकता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ। दोबारा बोलूं एक बार? अच्छा, एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप है, याद करो। रिलेशनशिप ही क्या है? पार्टनरशिप। इसका मतलब इसे कहा जा सकता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सॉरी पार्टनरशिप। क्या कहा जा सकता है? तुम कहीं लिख लेना, यहां लिख लो, चलो ब्रैकेट में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स एग्रीमेंट, पार्टनरशिप मीन्स एग्रीमेंट का खत्म होना। क्या कहलाएगा ये? एग्रीमेंट का। और ये क्या है? बिजनेस का ही खत्म होना। एंड आउट। तो बड़े ध्यान से समझना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जिस किसी को तीन बातें समझ में आई, से यस। डाउट है किसी को किसी भी तरह का? हमने क्या पढ़ ली, कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन, बिजनेस शुरू हुआ और नॉर्मली चलता रहता है। डन, प्रॉफिट कमाओ और प्रॉफिट बांटो, कमाओ खाओ, प्रॉफिट कमाओ और खाओ, बस ऐसे ठीक है। प्रॉफिट कमाओ और प्रॉफिट खाओ, तो समझ में आ गई बात? दूसरी स्टेज कौन सी है? रिकंस्ट्रक्शन। कब होती है ये? जब बहुत बड़ा कोई चेंज आता है बिजनेस में। कितने चेंजेस या कितने सिचुएशन पढ़ ली हमने? 4। नंबर 1 और लास्ट में है चेंज इन PSR। अपने आप ही हमने रेशो बदल ली। डन। इनकी वजह से एग्रीमेंट फाड़ के हमें क्या करना पड़ता है? दोबारा बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। लास्ट स्टेज कौन सी है? 3rd, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस ही बंद, बिजनेस ही। क्या करेंगे यहाँ पर? सारी की सारी एसेट बेच के लोगों के पैसे वापस कर दो, खत्म, फैक्ट्री बंद। एंड आउट। एक्चुअली बिजनेस के साथ ये एक अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं। तो जो पार्टनर्स हैं वो इन तीनों कंसेप्ट से, मतलब तीनों स्टेजेस से गुजरेंगे। और हम कौन है? हम प्रोफेशनल। हम कौन है? हम तो प्रोफेशनल एडवाइजर हैं। कोई हमसे बुलाए, एडवाइस ले, पैसे देके भेज दे हमें, जय माता दी। बिजनेसमैन हमें इन तीनों में से किसी स्टेज पर भी एडवाइस के लिए बुला सकता है। किसी स्टेज पर भी एडवाइस के लिए बुला सकता है। वो तुम्हें कह सकता है कि सर प्रॉफिट तो कमा लिया, बांटने में दिक्कत आ रही है। प्रॉफिट तो बांटने में दिक्कत आ रही, झगड़ा हो रहा है हमारा, आओ प्रॉफिट बांट के दिखाओ। तो हम यहाँ पे जाएंगे और अलग काम करके दिखाएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि सर इतना बड़ा चेंज आया, पता नहीं चल रहा हमें क्या करें। पार्टनर आया गया, कुछ ना कुछ हुआ होगा ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमने कहा हम है ना, हम आते हैं, हम जाएंगे, ये वाला काम करके दिखाएंगे। या फिर कब बुला सकता है वो? जब बिजनेस बंद हो रहा हो, तो वहाँ पे कुछ अलग तरह की अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ पे अलग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, इस स्टेज पे अलग अकाउंटिंग, और इस स्टेज पे तुम्हें तीनों स्टेजेस आनी चाहिए। क्या पता मालिक तुम्हें किस स्टेज पे बुला ले भाई। इज एंड आउट। इट मीन्स इन तीनों में हमें अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग अकाउंटिंग सीखनी है। डन। तो जो पहला है
उसमें लिख ले, तुम इसको लिख सकते हो, तुम्हें पता पूरी कॉपी पे आ जाएगा, इसके आगे और भी आएगा काफ़ी कुछ, इसके नीचे ही रहेगा बस वो। तो तुम 3 हिस्सों में बांट के एक पूरी शीट पर लिखा जा सकता है। ठीक था वहीं पे। हाँ अच्छा, मगर पेज का नुकसान ना करो तुम। टोटल 3 हिस्से बटने चाहिए तुम्हारे, और उसके अंदर देख लो इतनी इतनी लाइनें लिखने के लिए तुम्हें जगह चाहिए इतना इतना। तो टाइम कुछ दिनों में चेंज होगा। वापस नहीं आ जाता। अच्छा, एक कोई पढ़नी है तुमने? अच्छा, नहीं पढ़नी, फिर तुम्हारी छुट्टी 4 बजे हो जाएगी या 4:30। हाँ, तुम्हें पढ़नी है ना, ठीक है। अभी तो पढ़ा है टाइम का, अभी 15, 5, 20 ज़्यादा 20 मिनट तो लगा के चलो तुम। देखिए हमने समझा है नाम क्या है? हाँ मंजीत जी, देखिए लिख रहे हो तुम, थोड़ा थोड़ा लिख लेना बीच बीच में ना, टाइम बचेगा तुम्हें। सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो मेरी बात सुनो, मेरे साथ में टाइमिंग मैच नहीं कर पाऊंगा, है ना। जैसे मान लो मंजीत लिख रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि बच्चे बहुत हैं, क्या पता कोई बच्चा कुछ और कर रहा हो। तो तुम्हें मैं टीचर एक ही है, तो मेरे साथ टाइमिंग मैच कर लेनी चाहिए लिखने की। हाँ कैसे मैं बताता हूँ, मान लो मैं यहाँ लिखने लग गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ, फॉलोइंग, तो तुम भी लिख रहे हो पीछे। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ, तो तुम भी साथ साथ क्या लिखने लग जाओ, फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर कवर्ड हियर। डन। इस टाइम में तुम भी अब से ही मैं लिखने के बाद पेन बंद करके इस तरफ आऊं तो मैं कुछ बात करने के लिए कि देखो अब ऐसे होता है, तो तुम छोड़ दो लिखना, जितना लिखा गया ठीक है, रह गया, थोड़ी देर बाद फिर चलूंगा मैं उस तरफ, फिर लिखना स्टार्ट कर देना, एंड आउट। इस तरह से क्या होगा, हमारा एक बड़ा अच्छा वो बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन ना। जैसे मैं यहाँ लिखने के लिए आऊँ, तुम भी लिखना स्टार्ट कर दो, और जैसे वापस आऊँ तो सुनना स्टार्ट कर दो। एक्चुअली क्या है, कॉपी तुम्हारी, पेन तुम्हारा, बुक तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा, क्वेश्चन तुमने करने, पेपर तुम्हारे, नंबर तुम्हारे आने, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम क्वेश्चन करने नहीं आए हो, यहाँ आया तुम मेरी बात सुनने के लिए कि क्या कंसेप्ट, आप क्या एक्सपीरियंस है। हम तो पहली बार +2 में हुए, आप 10,
चलो 8 9 10 साल से +2 को पढ़ा रहे हो, है ना, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? एंड आउट तो तुम वो जानने के लिए आए हो। हाँ, पहले चैप्टर का 15वां क्वेश्चन करा दो, वो करने के लिए आए। वो तुम किसी के घर चले जाओ, वो कहेगा कि मैं क्या सब्जी काट के आते हूँ पहले, चाचू गया, वो भी ऐसे होता है कि तुम करो, मैं अभी आया एकदम कुकर देखता हूँ, कुकर बज रहा है, तो वहाँ भी तुम कर सकते हो 15वां क्वेश्चन। तो एंड आउट तो यहाँ पे तुम क्या बैठे हो, जो हमने इतने साल पढ़ाया, इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसका तुम फायदा उठाओ। हमारी क्लास में बैठ के अगर तुम्हें खुद ही सोचना पड़ रहा है सब कुछ, तो लाना था फिर हमारे पढ़ाने पे, फिर तो तुम कहीं भी चले जाओ। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो ये ना कि तुम आगे बस निश्चिंत हो जाओ, चिंता मुक्त, बस करा रहे हो सर, कराते रहो, हमें क्या लग रहा है। बस तुम सिर्फ एक चीज़ की तरफ ध्यान दो कि हमने कैसे पढ़ना है। डन? एक कोऑर्डिनेशन मिलाने की कोशिश करना हमारे साथ, है ना। मैंने क्या लिखा है एक्चुअली कि 3 स्टेजेस में हमने काम करना है पर्सन वहाँ जाके, तो हमें 3 स्टेजेस पे अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग काउंटिंग आनी चाहिए। तो हर स्टेज के कुछ कंसेप्ट हमने सीखने हैं। ये है पहली स्टेज। तो यहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट लिख लेते हैं? फॉलोइंग कंसेप्ट आर कवर्ड हियर। फिर कुछ कंसेप्ट इसके होंगे और कुछ, इसका तो एक ही है, कुछ कंसेप्ट ही फिर इसके होंगे। डन? बात खत्म। जैसे ये कंसेप्ट खत्म, तुम्हारी बुक खत्म। इस तरह से हमने पढ़ना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉलोइंग कंसेप्ट आर कवर्ड। कौन से यहाँ कंसेप्ट? अब तुम लिखना शुरू करो। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? मुझे लगता है मेन मुद्दा यही था। मेन मुद्दा ही क्या था इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल में, कि पूरा साल प्रॉफिट तो हम कमा रहे हैं, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ गई। अच्छा, प्रॉफिट कमाने थोड़ी ना हम जाएंगे, प्रॉफिट तो वो कमा रहे हैं, हम तो एडवाइस दे सकते हैं, हम थोड़ा जाके वहाँ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर लेंगे। डन? हमें तो लास्ट में तब बुलाएंगे जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, मैं उठा लूँगा, कोई नहीं, तुम डिस्टर्ब ना हो। जब बीच में क्या हो जाए उनके, झगड़ा, कि सर लड़ाई होगी, प्रॉफिट बांटना नहीं आ रहा, हम कहते हैं हम आते हैं, हम दिखाएंगे आपको प्रॉफिट बांट के। इज एंड आउट? तो हमारा सबसे पहले काम ही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, तुम्हें पता ही होगा। बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस। लिख लो, साथ साथ लिख लो, लिखने के टाइम पर लिखते रहो। ब्रैकेट में लिख दिया हमने